Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a light science specialist. Angina pectoris, severe chest pain. आइए बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। एंजाइना पेक्टोरिस एक बहुत सीवियर चेस्ट पेन का टाइप्स है। एंजाइना का मतलब स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब ऐंठन, स्क्वीजिंग, प्रेशर, स्ट्रैंगुलेशन से आया है स्टैंडिंग। पेक्टोरिस चेस्ट कैविटी, चेस्ट में जब सीवियर पेन होता है, इंटेंस पेन होता है, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अब इतना सीवियर पेन चेस्ट में किसकी वजह से हो सकता है? एंजाइना पेक्टोरिस जो वर्ड दिया गया है, ये कोई पार्टिकुलर हार्ट के लिए नहीं दिया गया है, ये सीवियर स्क्वीजिंग चेस्ट पेन के लिए दिया गया है। लेकिन इतना ज़्यादा चेस्ट पेन कर कौन सकता है? अब थोरेसिक रीजन में, चेस्ट में तो एसोफेगस भी है, लंग्स भी है और हार्ट भी है। तो अब तीन ऑर्गन चेस्ट में होता है थोरेसिक एरिया में, और तीनों में इतना सीवियर पेन किस में हो सकता है? ऐसा पेन हार्ट में ही हो सकता है। तो याद रखना होगा इस बात को कि एंजाइना पेक्टोरिस इज ए कंडीशन ऑफ हार्ट। हम यहाँ पे डिजीज का नाम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यह एक कंडीशन बनता है जिसमें हार्ट में सीवियर पेन डेवलप करते हैं। आइए बात करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस इज ए टाइप ऑफ चेस्ट पेन in which the sudden squeezing and pressing like pain in heart, it developed due to the blood circulation diminished in heart। क्या हम बोले हैं? एंजाइना पेक्टोरिस एक इस्चेमिक हार्ट डिजीज का टाइप्स है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज का मतलब, इस्केमिया का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन डिमिनिश्ड होने को हम इस्केमिया कहते हैं। इस्केमिया कहाँ पे? हार्ट के अंदर। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, राइट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये देख रहे हैं एरोटा बनता है इससे। यह एरोटा आर्च बन करके और फिर डिसेंडिंग एरोटा बनाता है, यहाँ असेंडिंग, यहाँ डिसेंडिंग। ये जहाँ पे आर्क बनता है उससे जस्ट पहले कोरोनरी आर्टरी बनती है। ये कोरोनरी आर्टरी क्या है? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी का मतलब होता है ना गुंबद जैसा, यानी यहाँ पे गुंबद जैसा का स्ट्रक्चर बनता है ना, उल्टा हो गया ना गुंबद जैसा। तो अब क्या है ना, हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ये कोरोनरी सर्कुलेशन होता किसके वजह से है? यहाँ पर देख रहे हैं, एक है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये बनता है ब्रांच, इसी का बहुत सारे ब्रांच बनेंगे अंदर। यहाँ से ब्रांच बनता है मार्जिनल आर्टरी, वेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर पोस्टीरियर, करते करते ये पूरे हार्ट को सप्लाई करता है। और फिर जो ब्लड सप्लाई करता है मायोकार्डियम को सप्लाई करने के बाद, फिर वह कोरोनरी साइनस बन करके फिर वह राइट एट्रियम में फिर ड्रेन होती रहती है। तो ये कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है? यहाँ से ब्लड अंदर गया, अब फिर यहाँ से निकल गया। इसी में जो कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करता है, जितना उसको सप्लाई करना चाहिए, 1 मिनट में अप्रॉक्स में 200 ml ब्लड हार्ट में जाता है। 1 मिनट में 200 ml और मिनट ब्लड सप्लाई कहाँ पे होता है? हार्ट में। अगर बाय द वे किसी कारण से यह सप्लाई 200 की जगह अगर 100 ml हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इस्केमिया। तो इस्केमिया का मतलब होता है कि जितना उसको ब्लड की ज़रूरत थी, जितना उसको चाहिए,
उतना ब्लड अगर नहीं मिलता है, उस कंडीशन को हम इस्केमिया बोलते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जब हार्ट को डिमांड ज़्यादा हो जाता है, अब मान लिया हार्ट को जब डिमांड हो गया 300 ml का और आप दे रहे हैं 200 ml ही, तो उसमें भी तो आपका 100 ml की कमी हो गई, तो उसमें भी आपका इस्केमिया होता है। यानी इस्केमिया दो कंडीशन में होता है, जब सर्कुलेशन घट गया तब भी, या ज़्यादा डिमांड हो गया लेकिन सर्कुलेशन हो नहीं रहा है, दोनों कंडीशन में बोलते हैं इस्केमिया। और इस्केमिया होने के कारण जो ये हार्ट में जो ब्लड सप्लाई कम हो गया, मायोकार्डियल मसल वर्क करेगा नहीं, सडन लार्ज अमाउंट में लैक्टिक एसिड बनाएगा, और लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने के कारण यहाँ पे सीवियर पेन होता है। इसी कंडीशन को इस्केमिक हार्ट डिजीज कहते हैं। फिर रिपीट कर रहे हैं, गौर सुनिएगा। हार्ट में जो मायोकार्डियल मसल होता है, इसको हर समय ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर बाय द वे किसी कारण से जब ब्लड सप्लाई इसमें अगर डिक्रीज कर जाएगा, जितना सफिशिएंट जाना चाहिए उतना सफिशिएंट अगर नहीं जाएगा इसमें, तो उसके कारण क्या होगा कि इस मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और लैक्टिक एसिड बनने के कारण यहाँ पर सीवियर पेन होता है, जिस कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अब इतना ज़्यादा यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनेगा, यहाँ पर स्पाज्म होगा। और एक बात, बहुत अच्छी बात है कि इसमें हार्ट अटैक के जैसा यहाँ पर कार्डियक सेल इंज्योर्ड नहीं होती है। कार्डियक सेल इंज्योर्ड किस में होगा? हार्ट अटैक में होता है, जिसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है। तो मायोकार्डियल इस्केमिया हुआ जरूर, लेकिन मायोकार्डियल इंजुरी और मायोकार्डियल इन्फाक्शन नहीं होता है। यानी एंजाइना पेक्टोरिस में मॉर्बिड चेंज हार्ट में नहीं होता है। मॉर्बिड चेंज का मतलब कि इसमें ना ही कोई मायोकार्डियल सेल डेथ होते हैं, ना इसमें कोई आर्टरी डैमेज होती है। हाँ, जो भी बात है उसमें या तो स्पाज्म हो रहा है, सर्कुलेशन कम हो रहा है। आगे बात करते हैं इसके कॉज पे। तो एंजाइना पेक्टोरिस में मेनली यही होती है इसमें कि जितना इसको ब्लड चाहिए था उतना ब्लड नहीं जाता है। इसके कारण मायोकार्डियल मसल्स में आपका सप्लाई कम होने के कारण लार्ज अमाउंट में लैक्टिक एसिड बन जाएंगे, और लैक्टिक एसिड बनने के कारण यहाँ पे सीवियर पेन होता है, जिस कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। इस्केमिया तो यहाँ पे समझ में, इसलिए हम बताए थे कि एंजाइना पेक्टोरिस एक इस्केमिक हार्ट डिजीज का एक टाइप्स है। दूसरा जो बताएंगे आपको हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, हार्ट अटैक, जो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। आज हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में डील कर रहे हैं। अब ये एंजाइना पेक्टोरिस कितने तरह के होते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस आपको 5 वेराइटीज के मिलते हैं, याद रखिएगा। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट में वह है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। पहला है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। देखिए, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस किसको बोलते हैं? इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। सबसे कॉमनेस्ट टाइप बोलते हैं इसको, तो अब लिखते भी जा सकते हैं उसको, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। और सबसे ज़्यादा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरिस। अब यह क्या है एंजाइना पेक्टोरिस? इसमें क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट एक्सर्शन में जब आता है, एक्सर्शन का मतलब होता है जब वह स्विमिंग कर रहा हो, साइकिलिंग कर रहा हो, एक्सेस रनिंग कर रहा हो, सीवियर एक्सटेंस एक्सरसाइज किया हो, तो जब कोई इतना ज़्यादा सीवियर कोई वर्क किया तो उस समय उसको चेस्ट पेन होने लगता है। ड्यूरिंग एक्सर्शन चेस्ट पेन डेवलप एंड सीवियर चेस्ट पेन डेवलप एंड परसिस्ट लिव फॉर 5 मिनट। ये 5 मिनट के लिए ही दर्द होता है, ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है दर्द, ये बस 5 मिनट के लिए दर्द होगा। और यह दर्द 5 मिनट के बाद जैसे मरीज को हम रेस्ट में डालेंगे, रेस्ट में रखेंगे, उसी समय पेन धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है। तो चेस्ट पेन हुआ, कैसे हुआ? एक्सर्शन के समय।
5 मिनट रहा दर्द, अब 5 मिनट के बाद जैसे उसको रेस्ट में डाले हैं उसके बाद इसका चेस्ट पेन गायब हो जाता है, अब्सेंट हो गया चेस्ट पेन। और इसमें कोई मेडिसिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नो नीड ऑफ मेडिसिन, ओनली बेड रेस्ट डालेंगे पेशेंट ठीक हो जाएगा। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात और भी, इसमें किसी भी तरह का टिश्यू में डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होता है। जब जब मरीज एक्सर्शन करेगा तब तब इसमें दर्द होगा, उसके बाद पेन गायब हो जाता है। इसीलिए इस मरीज को अगर ईसीजी कराएंगे तो कोई भी फाइंडिंग ईसीजी में नहीं आता है, क्योंकि आप कब गए ईसीजी कराने, जब उसका पेन नहीं रहता है तब। और जब पेन अब जिस समय हुआ है उस समय तो नहीं न जाएंगे, तो 5 मिनट का दर्द होता है, ये आप 5 मिनट के बाद गायब हो जाते हैं। इसीलिए इस मरीज का कोई भी जांच कराने पर जल्दी कोई फाइंडिंग नहीं आता है। तो स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस समझ में आ रहा है आपको कि स्टेबल एंजाइना किसी एंजाइटी से या एक्सर्शन से होता है, 5 मिनट तक रहता है और उसके बाद बिना मेडिसिन किए हुए रेस्ट लाने पे मरीज अपने आप ठीक हो जाता है। इसको स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। नंबर 2 पे आता है आपको अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। अनस्टेबल, अब देखिए इसमें क्या होता है, पेशेंट में चेस्ट पेन हुआ, कोई भी वर्क किए हो, कोई एक्सर्शन हुआ है, चेस्ट पेन तो हुआ, पेन हुआ जरूर, लेकिन यह पेन आधे घंटे तक रह जाता है, आधे घंटे तक, याद रखना 30 मिनट तक इसका दर्द रहता है। बिना मेडिसिन का ये ठीक नहीं होता है। इसमें भी चेस्ट पेन काफ़ी होता है। पेन नॉट सबसाइड विदाउट मेडिसिन, इसको रेस्ट में डालने पर भी मरीज ठीक नहीं होता है। अगर पेशेंट को रेस्ट भी डालेंगे, रेस्ट भी बोलेंगे करने के लिए, फिर भी पेशेंट ठीक नहीं होता है। इसमें हमें हर हालत में 30 मिनट के अंदर हमें मेडिसिन करना ही पड़ेगा। ऐसे एंजाइना पेक्टोरिस को हम अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अगर मरीज को 30 मिनट में अगर आप नहीं मेडिसिन किए तो यह पेशेंट, एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट, यह कन्वर्ट कर जाएगा हार्ट अटैक में। इस बात को याद रखिएगा कि अटैक का मतलब क्या हो गया, अब वो मसल टिश्यू आपका इंजोर्ड होने लगेंगे, कार्डियक मसल्स, और इन्फेक्शन में कन्वर्ट होने लगेगा। इसीलिए अनस्टेबल एंजाइना जो होता है इसमें दर्द हुआ, लेकिन यह दर्द 30 मिनट तक रहता है, बिना मेडिसिन का नहीं ठीक होता है। रेस्ट में करने पर भी पेशेंट का पेन गायब नहीं होता। ऐसे पेन एंजाइना पेक्टोरिस को हम अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इस मरीज को जल्द से जल्द मेडिसिन करना जरूरी है, और नहीं तो यह मेडिसिन, यह पेशेंट आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर जाएगी। और दूसरी बात है कि इसमें अगर आप कोई जांच कराएंगे, ईसीजी वगैरह जो भी जांच कराएंगे, आपको बिल्कुल रिपोर्ट मिलेगी। आपको इसमें फाइंडिंग होता है, इसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेस कर जाता है, आपको नहीं मिल, एसटी सेगमेंट नहीं आपको मिलेगी उसमें। और भी कुछ बातें इसमें होंगी, आगे फिर बताते हैं इसके हम लोग। तो आप दो समझ गए, आपको आ गया कि ये भी आपका एंजाइना पेक्टोरिस का दूसरा टाइप्स है, और स्टेबल से अलग हो गया है। इसमें आपका मॉर्बिड चेंज मिल सकता है आपको। 3rd नंबर पे आता है रिफ्रैक्टिव एंजाइना पेक्टोरिस। रिफ्रैक्टिव एंजाइना पेक्टोरिस, रिफ्रैक्टिव एंजाइना पेक्टोरिस किसको बोलते हैं, ऐसा एंजाइना पेक्टोरिस, ऐसा चेस्ट पेन जो कंटिन्यू रहता है बॉडी पे, ये हर एनी टाइम्स ये रहेंगे। और इसमें इसका मेन कारण सबसे ज़्यादा आपका कार्डियक मसल्स भी इन्वॉल्व है, और जो सर्कुलेशन जब डिमिनिश्ड होगा तो इसमें कंटिन्यू डिमिनिश्ड रहता है। इसमें जो होता है पेशेंट को कंटिन्यू डिमिनिश्ड रहता है। इसमें कोरोनरी आर्टरी जो होता है वह पहले से ही स्पाज्म में रहते हैं, पहले से वह एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में रहता है, शुरू से वह ब्लॉकेज स्टेट में रहता है, और इस पेशेंट को कंटिन्यू पेन रहता है। इस मेडिसिन जब देंगे तब पेन अब्सेंट हो जाएंगे,
और फिर जैसे मेडिसिन का फर्क असर पड़े ख़त्म हो जाएगी, फिर से आपका दर्द चालू हो जाता है। ऐसे कंडीशन को लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंजाइना पेक्टोरिस। चौथे नंबर पे आता है वेरिएंट, या इसको बोलते हैं प्रिंज मेटल एंजाइना पेक्टोरिस। एक ऐसा एंजाइना पेक्टोरिस होता है जो पार्टिकुलर समय पे डेवलप होता है। ये पार्टिकुलर समय पे, पार्टिकुलर टाइम पर यह एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप करेगा, जिसको हम लोग वेरिएंट या फिर इसको हम प्रिंज मेटल एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। जैसे कि रात के समय आपको एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होता है, या कोल्ड एक्सपोजर जब अटैक करेगा तब तक उसको एंजाइना पेक्टोरिस होता है। एक ऐसा कंडीशन बोलते हैं। यह भी एक वेराइटीज़ का एंजाइना पेक्टोरिस होता है, और इसमें भी कंडीशन आवेगी, यह भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। अगर बाय द वे तुरंत इलाज नहीं कराया गया तो मरीज इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। अब जो एक 5वें नंबर की वेराइटी होती है, यह साइलेंट एंजाइना पेक्टोरिस होता है। 5 में साइलेंट एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है कि शुरू से पता नहीं चलता है पेशेंट को कि उसको एंजाइना पेक्टोरिस है। साइलेंट मतलब कि पेन होता भी है पेशेंट को, लेकिन वह पेशेंट को कंट्रोवर्सी रहता है, वो समझ में नहीं आता क्योंकि इतना कम होता है पेशेंट को। लेकिन एक समय कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सीवियर चेस्ट पेन डेवलप हो जाता है, यानी कि बार बार हो रहा है लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता है कि यह पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस ही है। ऐसे एंजाइना पेक्टोरिस को हम लोग साइलेंट एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। चलिए, ये तो था आपको टाइप्स के बारे में, लेकिन इसमें सबसे कॉमनेस्ट स्टेबल वाले होते हैं। इसके पेशेंट आपको काफ़ी मिलते हैं। अब पहले बात करते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस आखिर क्यों होता है। आखिर यह कोरोनरी आर्टरी में जितना सप्लाई इसको होना चाहिए, जितना इसको सर्कुलेशन होना चाहिए, आखिर उसके अपेक्षा कम क्यों हो जाता है। किस वजह से मायोकार्डियल मसल्स में जो ब्लड सप्लाई डिमिनिश्ड कर जाता है, किस कारण से। देखिए, ब्लड सप्लाई डिमिनिश्ड होने के पीछे कई रीजन है। सबसे पहला रीजन है हाइपरलिपिडेमिया। लिपिड का अमाउंट बढ़ने के कारण कोरोनरी आर्टरी धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं। इसके रास्ता जो होता है नैरो होने लगता है। लिपिड में भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके बढ़ने से और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से, जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको जो कोरोनरी आर्टरी है वो धीरे धीरे स्पाज्म होने लगते हैं। उसमें आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जब आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो करके और वो एक प्लग बनाने लगता है, उसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो लिपिड के बढ़ने के कारण आपको ज़्यादा चांस होता है इस तरह का एंजाइना पेक्टोरिस होने का। दूसरा होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है कि लिपिड बढ़ता है, लिपिड के कारण भी आपको एंजाइना पेक्टोरिस होता है। थर्ड कारण होता है लेस फाइबर डाइट। लेस फाइबर डाइट में क्या होता है कि जो भी अनयूजुअल फैट होते हैं वह बॉडी के अंदर चला जाता है, और उसके वजह से आपको क्या होगा, वहाँ पर चेस्ट पेन होने की चांस एंजाइना पेक्टोरिस होती है। अगला कंडीशन बनता है आपको इसमें स्मोकिंग। स्मोकिंग करने के कारण क्या होता है कि आर्टरी धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं और आर्टरी में स्पाज्म होता है। अगला होता है टोबैको। टोबैको भी क्या करता है, वह भी आपको डायरेक्ट आर्टरी पे स्पाज्म डेवलप करता है। नेक्स्ट कॉज होता है अल्कोहल। अल्कोहल भी क्या करता है कि यह आर्टरी को नैरो करता है, आर्टरी को वहाँ पर स्पाज्म डेवलप करता है, जिसके कारण सर्कुलेशन को डिमिनिश करती है। नेक्स्ट होता है एक्सेस साल्ट इंटेक। आप जानते होंगे सोडियम का बहुत बड़ा इफेक्ट जो होता है आर्टरी के वाल पे होता है, वो आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करता है और इसके कारण एंजाइना पेक्टोरिस मिलता है। नेक्स्ट होते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के कारण इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी होने के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड आपको मालूम है वेसोडाइलेटर होता है और ये वाल से बनता है, आर्टरी के वाल से। जैसे ही आपको इंसुलिन कमी हो जाएगी तो उसके कारण इंसुलिन नहीं रहेगा तो स्पाज्म बनेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाएगी और इसी कारण सर्कुलेशन डिमिनिश कर जाता है। तो ये भी आपका बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है डायबिटीज मेलाइटस। इसके बाद लेस एक्सरसाइज नहीं करने के कारण आर्टरी जो होता है कोरोनरी आर्टरी धीरे धीरे आपका ब्लॉक होने लगता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में डिस्टेंशन या एक्सपेंशन कैपेसिटी नहीं होती है, तो कुछ भी होने पे यह ब्लॉक होने के चांसेस होता है। नेक्स्ट होते हैं इम्बोलिज्म। किसी भी तरह का इम्बोलिज्म मतलब कोई इम्बोलस सब्सटेंस है, जैसे फैट है, एयर है, कोई भी इम्बोलस सब्सटेंस इसमें ब्लॉक कर सकता है और इसमें रास्ते को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसमें
उसके बाद अगला होता है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने पे आपको मालूम है, एक बात को याद रखिएगा कि आपको एक चीज़ पता होगा कि जब ब्लड जो है हार्ट में कब इंटर करता है, इसके डायस्टोल के समय। जब वेंट्रिकल डायस्टोल होता है तब ये ब्लड इसमें आता है। वो कैसे? तब वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय सेलुलर भाव यहाँ पे बंद होता है, और सेलुलर भाव जब बंद होता है तो ये बैक प्रेशर डालता है, और बैक प्रेशर के कारण कोरोनरी में ब्लड चला जाता है। ये बात याद रखें, क्या बोलते हैं, ये हार्ट में ब्लड सप्लाई इसके डायस्टोल के समय होता है, सिस्टोल के समय नहीं होता है। तो अगर बाय द वे ऐसा पेशेंट जो स्ट्रेस में रह रहा हो, जिसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा रहता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन पावर ज़्यादा रहता है, डायस्टोलिक पावर कम रहता है, तो कंस्ट्रिक्शन पावर ज़्यादा रहने के कारण डायस्टोलिक पावर कम हो गया, और डायस्टोलिक के समय ही पहले बोले हैं कि ये ब्लड कोरोनरी में जाता है। तो अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीवियर स्ट्रेस में कोई मरीज आ गया, तो अब क्या हो रहा है, हार्ट वहाँ पे डायस्टोल होगा नहीं प्रॉपरली, तो क्या होगा, ब्लड इसमें जाएगा नहीं। इसीलिए कुछ लोग सडन जब कोई घटना घटता है और सडन जब स्ट्रेस में आता है, तो उस केस में इतना सीवियर स्पाज्म हो जाता है ये कौन, हार्ट वेंट्रिकल, कि इसमें डायस्टोलिक पावर कम हो जाता है, सिर्फ सिस्टोलिक पावर ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा एपिनेफ्रिन बनने से, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से, बहुत सीवियर एंजाइटी के कारण उसमें क्या होता है कि आपका जो इसका सिस्टोलिक कंट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है, और सिस्टोलिक कंट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, डायस्टोलिक कम हो गया, अब क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और इसके कारण एंजाइना पेक्टोरिस मिलता है। तो बहुत बड़ा कॉज होता है इस तरह से ये एंजाइना पेक्टोरिस होने का। और स्ट्रेस वाला फैक्टर बहुत बड़े मिलते हैं आपको, जो स्टेबल वाला जो होता है तो उसमें स्ट्रेस वाला ज़्यादा फैक्टर होती है इसमें। तो ये सब जितने भी कारण देख लिए, सब क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस के कारण होते हैं। इसमें कुछ एज फैक्टर भी होता है। एज फैक्टर में कि एडवांस एज होने पे एंजाइना पेक्टोरिस की चांसेस बढ़ जाता है। ऐसे हम लोग तो यंग एज में भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, लेकिन ज़्यादातर एंजाइना पेक्टोरिस ओल्ड एज में होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं इसके हम लोग सिम्टम पे। एंजाइना पेक्टोरिस किसी को अगर हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम आवेगी। देखिए, सबसे पहला क्या होता है इसमें कि रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, स्टर्नम के पीछे, है ना, स्टर्नम के पीछे चेस्ट पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। अब पेन का नेचर क्या होगा, ऐसा लगता है कि कोई चेस्ट को मरोड़ रहा हो, कोई हार्ट को निचोड़ रहा हो, जैसे कपड़ा खींचने के बाद जब जैसे ममोड़ते हैं ना, वैसे लगता है कि कोई हार्ट को वहाँ पर ममोड़ रहा हो। सीवियर यहाँ पे हैवीनेस रहता है, सीवियर प्रेसिंग रहता है, स्क्वीजिंग पेन यहाँ पे होता है। ये बहुत बड़ा एक आपको नेचर होता है पेन का। और यह जो पेन होता है इतना सीवियर होता है, इतना सीवियर होता है कि पेशेंट इंस्पायरेशन करना लेने में दिक्कत होता है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है पेशेंट को, डिजनिया हो जाता है पेशेंट को। यह चेस्ट, यह ऐसा पेन होता है, यानी अपने पोस्चर को अब चेंज नहीं कर पाता है। अगर पकड़ लेगा ना अगर चेस्ट, तो चुपचाप उसी पोजीशन में पेशेंट रहता है, इसलिए इतना सीवियर पेन होता है इसमें। यह जो चेस्ट पेन है यह स्टर्नम में पीछे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इसका जो दर्द होता है लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करता है, लेफ्ट शोल्डर में जाएगा, और लेफ्ट शोल्डर के बाद जो पेन होता है यह नेक में मूव करेगा, और कभी कभी ये हैंड में होते हुए फिंगर के टिप तक चला जाता है इसका पेन। और यह पेन धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऑक्सीपिटल एरिया में यह शिफ्ट कर जाता है। इस समय पेशेंट को कन्फ्यूजन भी होता है बहुत सारे, और बहुत सारे पेशेंट इसमें बेहोश भी हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट को यूरिन स्टूल भी इसमें इनवॉल्युंटरी हो जाते हैं, इतना चेस्ट पेन सीवियर होता है कि। और यह पेन कभी कभी रेफर होकर के एब्डोमेन में भी चला जाता है। मेन सिम्टम इसका ही होता है। रेस्पिरेटरी में बताया आपको कि उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, डिजनिया या शॉर्ट ब्रीदिंग मिलेगी। अब बात करें हम लोग इसके, ये तो हो गया आपका सिम्टम पे। अगर इस मरीज को हम देखना चाहेंगे तो हम क्या क्या देख सकते हैं। इसका जो पल्स रेट देखेंगे तो इसमें आपको हाई मिलेंगे पल्स रेट, और वॉल्यूम इसका डिक्रीज मिलेगा, पल्स वॉल्यूम डिक्रीज मिलेगी। जब ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आपको डिक्रीज मिलेगा बीपी। इस तरह से आप देख सकते हो। फेस का जो देखेंगे कलर तो थोड़ा पेलनेस रहता है, पसीना जैसा हो सकता है कि फेस पे आवेगा भी।
ऐसा आपको साइन आपको देखने को मिल सकता है एंजाइना पेक्टोरिस में। अगर हम इसका कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो इस एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होगा कि बार बार उसको अटैक होने की चांस होगा, पेन के कारण मरीज शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। एंजाइना पेक्टोरिस को कैसे पता लगाएंगे? देखिए हम पहले बताएं आपको कि स्टेबल वाला में तो जल्दी पता चलेगा नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी हम पेशेंट को जांच तो कराएंगे ना। तो पहला हम लोग ईसीजी कराते हैं। ईसीजी में क्या मिलेगा आपको? पी वेव तो सही मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या क्यू वेव भी सही मिलेंगे। आर वेव में हो सकता है कि ऐसे आपको बाइफर्केशन मिलता भी सब मिलता है, क्योंकि इस्केमिया होने ये आपका ऐसा करेगा। एसटी सेगमेंट आपका नहीं मिलेंगे, और यहाँ फिर आपका टी वेव या तो आपका ऐसे रहेंगे, थोड़ा डिमिनिश कर जाएगा, या फिर हो सकता है कि टी वेव इन्वर्ट वेव, कभी कभी ऐसा भी होता है आपको आर वेव ऐसे मिलेंगे और टी वेव ऐसे मिल सकते हैं। तो या फिर एस टी सेगमेंट यहाँ पे क्या मिलेगा? डिमिनिश्ड मिलेंगे, ये गायब हो जाएंगे। जो नॉर्मल ग्राफ में आप देखेंगे पी क्यू आर एस टी ऐसे होते हैं ना। पी जो होता है वो एट्रियम डिपोलाइजेशन को बताता है, क्यू आर एस वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन को बताता है, यानी कि इसमें एट्रियम डिपोलाइजेशन या वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन, और इसमें हम लोग वेंट्रिकल रिपोलाइजेशन होती है, यानी कि डायस्टोलिक फेज को बताता है ये। तो यही चीज़ जो होता है ना आपको ज़्यादा मिलेंगे आपको इसमें जनरली IHD में, एंजाइना पेक्टोरिस में, और इधर में आपको पी वेव या आर वेव में भी आपको कुछ आपको एबिलिटी मिलेंगे। तो ये हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस में एक तो ईसीजी करा के देख लेते हैं। अगर बाय द वे ऐसा नहीं पेशेंट को मिल पाता है तो हम लोग TMT कराते हैं। दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम या स्ट्रेस ECG बोलते हैं, या इसको ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। तो ट्रेडमिल टेस्ट में क्या करते हैं, उस पेशेंट को हम लोग ट्रेडमिल पे हम लोग उस पर रन करा करके और हम लोग ECG ग्राफ लेते हैं। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पे कितना ज़्यादा वहाँ पे इस्केमिया कंडीशन बन रहा है। जो नॉर्मल में देखिएगा तो इस तरह से आपको ग्राफ जो होता है ऐसे आपको मिलता है पेशेंट का ग्राफ एक नॉर्मल में। अभी जब TMT पे जाएंगे तो ये ग्राफ धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ेगा ही, और इस तरह से धीरे धीरे आपका रिकॉर्ड कर देगा आपको। मान लीजिए पेशेंट गड़बड़ी होगी तो आपको इस ढंग से फाइंडिंग आ जाता है IHD में। तो ये क्या होगा, ये करके देख सकते हैं। बाकी हम लोग इकोकार्डियोग्राम से हम लोग आइडिया लगाते हैं कि कोई भाल वगैरह में तो गड़बड़ी नहीं हो रही है, या चेम्बर में कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है इस, या फिर ऐसा तो नहीं कि कभी अटैक आया हो, क्योंकि इकोकार्डियोग्राम में अगर अटैक आता है तो वहाँ पर हाइपोकाइनेसिया का फाइंडिंग आ जाता है। हाइपोकाइनेसिया का अटैक में लोकल हाइपोकाइनेसिया, या फिर एंटीरियर हाइपोकाइनेसिया या पोस्टीरियर हाइपोकाइनेसिया। इसके बाद हम लोग ब्लड शुगर का जांच करा के देखते हैं, हो सकता है कि प्रेशर का बढ़ा रहे। अगला हम लोग सीरम सोडियम जांच करा के देखते हैं, हो सकता है कि सोडियम का लेवल बढ़ा रहे। इस सब से हम लोग जांच करा के देख सकते हैं। बाकी हम लोग करते हैं मैनेजमेंट। एंजाइना पेक्टोरिस में सबसे पहला मैनेजमेंट है पेशेंट को बेड रेस्ट। बेड रेस्ट की जरूरत पहले पड़ता है। दूसरे नंबर पे हम लोग पेन किलर ड्रग्स चलाते हैं, और तीसरे नंबर पे हम लोग बीटा ब्लॉकर मेडिसिन देते हैं कि चूँकि कम से कम बीटा ब्लॉकर की वजह से कम डायलिटेशन होगा वहाँ पे आर्टरी, और ब्लड आसानी से ब्लड उसमें जा सके उसमें। तो ब्लड को भेजने के लिए हम लोग आसानी से ब्लड को सर्कुलेशन के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर में एम्लोडिपिन वगैरह चलाते हैं। और अगर पेन किलर कोई ऐसा मेडिसिन जैसे जो भी आता है वो दवा को लोग देते हैं पेन किलर के रूप में। और सेम उसके बाद हम लोग पेशेंट को आगे जब पेशेंट का पेन जब रिलीफ हो जाता है तो हम लोग एक्सेस साल्ट से अवॉइड करेंगे, एक्सेस फैटी डाइट से अवॉइड करेंगे, लाइफ स्टाइल को बोलेंगे चेंज करने के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज में बोलते हैं पेशेंट को रहने के लिए, क्योंकि ये बार बार अगर होगा तो अटैक होने के भी चांस हो सकता है इसमें। और इस तरह से हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो कॉज है उस कॉज के अनुसार से एक्सरसाइज मस्ट है। एनिमल फैट अवॉइड करेंगे हम लोग पेशेंट को, कोशिश करेंगे फैट ले ही नहीं बिल्कुल। और अब मेडिसिन में इसमें हम लोग जो होम्योपैथी मेडिसिन में जरूर चलाते हैं, जिसमें हम लोग बेलाडोना यूज करते हैं, कैक्टस यूज करते हैं, या फिर क्रेटेगस यूज करते हैं, अर्जुना यूज करते हैं। मेडिसिन तो इसमें कई तरह के होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो मेडिसिन का सिलेक्शन विदाउट फिजिशियन का आप नहीं करेंगे। पोटेंसी और मेडिसिन का सिलेक्शन जब तक केस डिपेंड करता है, 1 बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। ये था आपका 2
एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन। हम लोग नेक्स्ट बार अगले वीडियो में हार्ट अटैक के बारे में बताएंगे आपको हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।